स्टूडेंट, जैसा कि बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कृतिका के चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। तो अभी तक हम लोगों ने इसके राइटर के बारे में जाना। इसके राइटर थे जगदीश चंद्र माथुर जी। इन्होंने रीढ़ की हड्डी जो लिखा है, यानी हमने आपको बताया था कि इसे इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं। तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी किस लिए कहा कि रीढ़ की हड्डी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। उसी तरह इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, उसका आचरण और व्यवहार जो होता है, वो भी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जीवन का व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए कि सभी लोग उसका आदर सम्मान करें। उसका आचरण सभी के लिए अच्छा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा है चरित्रवान होना चाहिए, यानी उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ये कहानी जो है एक परिवार की है। परिवार में एक पिता है, उसका नाम है रामस्वरूप, माँ प्रेमा। उनकी एक बेटी है उमा, जो बीए तक पढ़ी हुई है। उनके घर में एक नौकर है, उसका नाम है रतन। और जो उमा है उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं लोग, मतलब एक लड़के वाले हैं जिसका नाम है शंकर और उसके पिता हैं गोपाल प्रसाद, जो उमा को देखने आने वाले हैं उनके घर। और रामस्वरूप और प्रेमा उनके आने का स्वागत, यानी उनके स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं। और इस बात के लिए भी परेशान है कि उमा बीए तक पास है और गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते हैं। तो इसलिए रामस्वरूप और प्रेमा इस बात का भी डिस्कस करते हैं कि लड़के वालों के सामने ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और उन्होंने कहा कि उमा से भी कह देना कि इस बात का ख्याल रखें और सलीके से उनके सामने आए। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेटा इसके पहले वीडियो में पढ़ा है। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि अगले वीडियो में आपको क्या बताने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं और वे पेशे से वकील हैं। और प्रेमा ये भी जानना चाहती हैं कि क्या लड़के का विचार भी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि गोपाल प्रसाद कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, तो प्रेमा ये जानना चाहती क्या लड़का भी ऐसा ही है, वो भी चाहता है कि पढ़ी लिखी चाहता है कि वो भी चाहता है कि पढ़ी लिखी ना हो। तो आइए इसके आगे रीडिंग देखते हैं। प्रेमा और लड़का रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी लोग कहते हैं कि मैं ऐसी बातें सुनाता कि वो भी याद रखेंगे। इसका मतलब आगे यही है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप पूछते हैं क्या है। रतन, कोई आते हैं, यानी नौकर बता रहा है कि कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। यानी रामस्वरूप कहते हैं कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा जो आ रहे हैं, ये बताना चाहते हैं प्रेमा को कि वो लोग आ रहे हैं। अरे तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने। यानी नौकर को डांट रहे हैं कि उसे मक्खन लाने के लिए कहा गया था और वो अभी तक वहीं पे खड़ा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम मक्खन लेने क्यों नहीं गए। सब चौपट कर दिया, अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। यानी क्योंकि जब नौकर जाने लगता है तो रामस्वरूप बोलते हैं कि उधर से नहीं जाओ, पीछे के दरवाजे से चले जाओ। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है।
यानी लोग जल्दी दी जाने लगते तो प्रेमा का जो कपड़ा बाजे से फंस जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा यह नीचे ही रख गया है, कम वक्त, यानी नौकर को कोस रही हैं या डांट रही हैं। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी, मतलब राम स्वरूप कहते तुम यहाँ से जल्दी जाओ, मैं इसे ठीक स्थान पर रख देता हूँ। प्रेमा, जाती हूँ। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। जैसे ही राम स्वरूप अपने बाजे को रखते हैं तुरंत दरवाजे पे दस्तक होती है। राम स्वरूप, हाँ है आइए आइए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मिलता है तो हंसते हुए मिलता है और उनका स्वागत भी लोग हंसते हुए करते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आँखों से लोग चतुराई टपकती है, यानी कहने का मतलब है कि उनके चेहरे से चतुराई, यानी दोनों लोग चतुर हैं, इस बात का वो के भाव से ही पता चल रहा है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं और उनके हिसाब से दोनों लोग काफ़ी अनुभवी लोग हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। और मतलब जैसे कि लोग होते हैं कि थोड़ा सा खरखरा के बोलने की और खिसियाए हुए रहते हैं, तो वो इंसान का जैसा नेचर होता है उस नेचर पे डिपेंड करता है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ इधर तशरीफ़ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप, यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, यानी राम स्वरूप पूछते हैं कि आपको मेरा मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, यानी दोनों में आपस यानी राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद में बातचीत हो रही है। तभी गोपाल प्रसाद अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें लड़के की शादी करनी थी और हमने आपके लिए भी, मतलब वो उनके घर आए तो उनको लग रहा है कि उनको वो तकलीफ़ दे रहे हैं। और फिर राम स्वरूप शंकर का हाल चाल लेते हैं, शंकर की खैरियत पूछते हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला जाऊंगा, यानी शंकर कहते हैं कि कॉलेज में छुट्टियां नहीं हैं, वीक के लास्ट डे में चला जाऊंगा। राम स्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल, चौकर। शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी जो मेडिकल तैयारी करता है वो तो आपको पता होगा बच्चों कि कभी कभी होता है कि समय के अनुसार पेपर हो जाता है और कभी कभी आगे पीछे या थोड़ा समय आगे बढ़ जाता है पेपर का, तो रिजल्ट वगैरह निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डिप्लोमा कोई भी होता है बेटा, थोड़ा सा हम लोग 1 साल मार्जिन लेके चलते हैं। उसी तरह शंकर ने भी अपना जवाब दिया। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की तैसी ही भूख, यानी कहने का तात्पर्य है कि आजकल के लोगों का, उन लोगों के हिसाब से आजकल के लोगों को बीमारियां जल्दी होती थी और वो अपने ज़माने को ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं कि
सब कुछ खा लेने के बाद भी भूख वैसी की वैसी रहती है। यानी कई पहले की चीज़ें बेटा इतनी शुद्ध होती थी कि लोग ज़्यादा भी खा लेते तो उन्हें नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब हर चीज़ प्योर नहीं होती है, इसलिए वो नुकसानदेह हो जाती है। आइए और आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं। स्कूल में तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं, यानी दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए, अपने समय की बातों को याद करते हुए हंसते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज़ में, और पढ़ाई का क्या हाल है कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने समय की बात कर रहे हैं। गोपाल स्वरूप अपने गोपाल जी जो हैं अपने बारे में बात करते हैं यहाँ पे। रामस्वरूप, जी हाँ, यह बात तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू। रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, जब अपने समय की बात याद आती है तो अपने आप पे कंट्रोल करना यानी अपने आप को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। यहाँ पर गोपाल प्रसाद ने अपनी पुरानी बातों को याद जो कर रहे थे उसको समाप्त करते हुए अपने जिस काम के लिए वो आए हैं उस काम पे वो बात पर आ जाते हैं और फिर कहते हैं बिजनेस की बात। यहाँ पर गोपाल प्रसाद शादी को एक बिजनेस मानते थे। हम आपको बता दें बेटा, रामस्वरूप चौकर बिजनेस बीज समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर आते हैं गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। यानी जैसे ही रामस्वरूप अंदर जाते हैं तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों बातचीत करने लगते हैं और उनको सब कुछ ठीक ठाक लगता है। शंकर अपने पिता की बात सुनने के बाद जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन हो। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। यानी बेटा हम आपको बता दें कि ये लोग उमा को देखने आने के लिए जैसे कि तैयारी कर रहे थे और जब वो लोग आ जाते हैं
तो ये लोग नाश्ते पानी की बात करते हैं। और जैसा जनरल घरों में होता है कि कोई आता है तो पहले हाल चाल लिया जाता है, फिर उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह होता है। वही आगे देखते हैं। राम स्वरूप हाँ कहते हैं तो बस यही कहते तो सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं, मतलब प्याला पकड़ाते बात करते हैं कि वास्तव में चाय पहले अब की जो चाय बनती है वो चाय सही नहीं होती है, हम लोगों की चाय की बात दूसरी ही थी। शंकर खखार कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। जैसे कि अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि लेडीज़ कुछ फैशन ज़्यादा करती हैं, तो इसी बात को लोग कहते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकती हैं। राम स्वरूप ज़ोर से हंसते हुए वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या हाल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? राम स्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही। यह बात दूसरी है बाबू। राम स्वरूप मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? राम स्वरूप जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप हाँ हाँ, तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायचा यानी जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। यानी जन्मपत्र यानी पहले लोग कुंडली को मिलाते थे। राम स्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? राम स्वरूप चौंक कर क्या? गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी गोपाल प्रसाद और शंकर फिर एक बार राम स्वरूप को ये बात याद दिला देना चाहते थे बेटा कि लड़की उन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सुंदर हो और घर को अच्छे से संभाल सके। गोपाल प्रसाद और क्या साहब? देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यानी मतलब बहुत से ऐसे उदाहरण वो लोग देते हैं
जिससे ये दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी हों तो ज़्यादा अच्छा हो उनके लिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां उनके हिसाब से अच्छी नहीं होती समाज के लिए और घर के लिए। राम स्वरूप, हाँ जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ। राम स्वरूप भी मतलब उनके साथ मजाक में करते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है और उचित तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। राम स्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया भी नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं लिए थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे देख रहे हैं। जैसा कि बेटा अभी हमने आपको बताया कि गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने आए शादी के लिए, और आने के बाद राम स्वरूप और प्रेमा ने उनका स्वागत किया और नाश्ता वगैरह कराया जैसे आम घरों में होता है। और उसके बाद लड़की देखने की रस्म हो रही। जैसे ही उमा आती है तो राम स्वरूप गोपाल प्रसाद उन्हें ध्यान से देखते हैं और शंकर झुकी नज़रों से उमा को देख रहे हैं। तो ये वीडियो बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे, यानी अगले वीडियो में ये बताएंगे कि उमा से गोपाल प्रसाद और शंकर क्या क्या प्रश्न पूछते हैं और उमा के बारे में क्या जानना चाहते हैं, और उमा उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। ये सब कुछ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।